वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये कोई प्रीवियस ईयर पेपर की तरह ही हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ये हमारी जो आरपीएससी का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम लोग आंसर की आज देखेंगे कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो जिन लोगों ने भी आरपीएससी का पेपर दिया है वो लोग मैच कर लें अपना अपना कि क्या स्कोर हो रहा है उनका। और ये वाला पेपर जो 2025 में हुआ है वो एग्ज़ाम बहुत ही लेटेस्ट है क्योंकि अभी 18 दिसंबर को हुआ है। तो हम लोग इसके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पेपर्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप लोग कितना स्कोर आपका आ रहा है जिन लोगों ने पेपर्स को दिया है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग पेपर को सॉल्व कर लेंगे फटाफट और देख लेंगे कि अगर वो पेपर देते तो कितना स्कोर कर पाते और अगर नहीं दिया तो उन्होंने कितना अच्छा किया है या कितना उनका लॉस हो गया। तो अपने आप को वो एक तरह से टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कितना पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा और किस तरह से आपने जो भी स्कोर किया है उससे आप इसमें सेलेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग मैच कर लीजिएगा अपना अपना पेपर और जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग देख लें पेपर कैसा आया था। तो जैसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देखना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो है अपराधी भाव डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट जो धारणा है वो है डेविड मार्टेजा की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग देगा दूसरी भूमिका को अपना लेगा तो उसको क्या कहेंगे। तो मैंने आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं। अगर आप हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और उनका मीनिंग भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जब हम एक त्याग कर दूसरी अपनाते हैं तो उसे हम रोल ट्रांजिशन कहते हैं, भूमिका संक्रमण। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये आंसर की जो रहेगी वो मेरे अकॉर्डिंग है। तो अभी ये कोई फाइनल आंसर की नहीं आई है तो इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हो सकता है, कुछ हो सकता है रॉन्ग भी हो जाए। तो आपको जो सही लगता है वो आप बिल्कुल फ्री हैं मुझे बताने के लिए कि इसमें ये होगा। अगर आपको किसी का करेक्ट आंसर पता है या किसी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो पूछ रहा है कौन सा मल्टी बाउंडेड ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से आपको देखना पड़ता है कि क्या कह रहा है। तो बहु अनुबंधी समूह का उदाहरण जो नहीं है वो आपको बताना है। तो परिवार, जाति और जनजाति ये सब तो एक ही जैसे हैं और ये सारे ही मल्टी बाउंडेड ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। जो आपका एज ग्रुप है वो इसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को 3 स्वरूपों में, मैंने सोशल कंट्रोल जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था सोशल कंट्रोल के ये टाइप्स और कई बार पेपर्स में आते भी रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा ये दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज और ऑटोमेटिक की बात करी है कि ये 3 टाइप सोशल कंट्रोल के किसने दिए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से आपको पता है कि ये गुरविच और मोरे ने दिए हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि कौन फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट है, तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कराए हैं तो उसमें आपको बताया है कि कौन है और मैंने आपको बताया भी था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आया हुआ है फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है हैरियट मार्टिनेज को। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार टच करता है, देखता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, वो क्या कौन से संकेत कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं कॉग्निटिव मैप और ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत
संज्ञानात्मक विकास के स्तरों का सही क्रम कौन सा है। और आपने ये क्वेश्चन अभी हायर एजुकेशन एग्जाम में देखा होगा कि आया हुआ था। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं या आपका बाय चांस गलत हो गया है तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि अभी ये हायर एजुकेशन 51 में पूछा गया था और यहाँ रिपीट हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो जिन लोगों का सही होगा उन्हें तो लर्न हो गया होगा। सबसे पहले वो सेंसरी मोटर की बात करते हैं, उसके बाद प्री ऑपरेशनल की, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में जाके होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि किसी विशेष अवस्था में किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति का जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी। तो जो मैं आपको डेफिनेशन कराती हूँ, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की भी एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं हर दिन आपको मॉर्निंग में 9 AM पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट बुक्स लर्न कराती हूँ जो शॉर्ट वीडियो रहती है। उसमें मैंने इस डेफिनेशन को आपको लर्न कराया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन किसकी है? राल्फ लिंडन की है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑर्डर। ये बुक किसकी है? तो ये वाली जो बुक है वो, तो ये तो सभी को पता ही होगा, 1901 में लिखा था E.A. रॉस ने और ये बहुत ही फेमस है तो इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी अमंग मेन। तो ये तो मैंने आपको बताया है अपनी इम्पोर्टेंट बुक वाली प्लेलिस्ट में और आपको भी पता होगा, आंद्रे बेते की बुक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण की संरचना को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला वाला नॉमिनलिस्टिक और दूसरा रियलिस्टिक। तो इसमें इसने कहा है कि उपयुक्त में से किस तरीके में सामाजिक वर्ग, अभिजात, परिस्थिति समूह और जातियों को एक इकाई माना जाता है। तो जब सामाजिक वर्ग है, अभिजात है और परिस्थिति समूह और कास्ट, तो इन जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं जैसे क्लासेस हो गया, एलीट हो गया और ये स्टेटस ग्रुप, तो ये सब सीधे सीधे क्या है स्ट्रेटिफिकेशन में आते हैं। तो उसको हम किस में रखेंगे? रियलिस्टिक में रखेंगे। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन को बताना है। तो समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों और व्यवहार के स्वरूपों की समझ प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट समाजशास्त्र केवल सामान्य समझ है। तो यहीं पे मेंशन कर दिया उसने केवल सामान्य समझ है यानी कॉमन सेंस है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं, हमें समझने में मदद करेगा कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं और वो क्यों है। तो ये भी ठीक है। समाजशास्त्र हमको ये भी बताता है कि समाज क्यों और कैसे बदलता है। यहाँ हमको देखना था गलत, तो गलत है हमारा ऑप्शन 2, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय दृष्टि से समायोजन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो समायोजन की प्रमुख विशेषता आपको देखना है तो वो हो जाएगा संघर्ष का स्थायी समाधान, विरोध का पूर्ण अभाव, अव्यक्त शत्रुता के बावजूद शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूहों का समायोजन यानी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लेबलिंग सिद्धांत किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? तो जो लेबलिंग थ्योरी है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रक्चरल अप्रोच या फिर कल्चरल अप्रोच या फिर सोशल इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच या फंक्शनलिस्टिक अप्रोच। तो आपको भी पता है जो लेबलिंग थ्योरी है वो हमारी सामाजिक संपर्क दृष्टिकोण यानी इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आगबन और नेमकॉफ सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों के प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी नया आया है। तो इसमें जो नहीं है वो है वृद्ध लोगों की रूढ़िवादिता, शारीरिक बाधाओं से आदतों में बदलाव, मस्तिष्क की आदतें या स्थापित कानून। तो यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक बाधाओं से आदतों में बदलाव जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है इंटरैक्शनल वर्डलिज्म का क्या अर्थ है। तो इंटरैक्शनल वर्डलिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है जब हम कभी किसी चीज़ का जानबूझकर जब हम उल्लंघन करते हैं या उसको नहीं मानते हैं। तो वार्तालाप के नियमों का जानबूझकर जब उल्लंघन करेंगे तो उसको हम कहेंगे इंटरैक्शनल वर्डलिज्म। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेबर के अकॉर्डिंग जो स्टेटस ग्रुप है उसका उदय किससे होता है। तो जब स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस कहाँ होता है, समाज में होता है। और समाज में नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें नियरेस्ट आंसर आपका हो जाएगा कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में होगा स्टेटस ग्रुप। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्टन एंड हंट ने निम्नलिखित में से विचलन के किन प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है। तो हार्टन और हंट ने कल्चरल और साइकोलॉजिकल डिवीजन की बात करी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिवीजन की करी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवीजन की करते हैं, लेकिन सोशल और लीगल डिवीजन की बात वो नहीं करते। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की क्या भूमिका होती है। तो कल्चर की क्या भूमिका होती है पार्सन्स के अनुसार, तो वो होती है सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है जो डिसूजा हैं उनका अध्ययन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी, जो हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, पूछते हैं कि ये किसका है, वो चंडीगढ़ का है। वो क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि जाति अभी सभी व्यवहार को नियंत्रित करती है, सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है, शहरी जीवन में रिश्तेदारी का प्रभुत्व है, धर्म व्यावसायिक चयन को नियंत्रित करता है। तो अगर आप देखेंगे कास्ट, किनशिप और रिलीजन की जो बात है वो ज़्यादातर गांव में करी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अर्बन की। तो अर्बन में क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर अंडरस्टेबल इन द क्लास। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो नियरेस्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है जॉनसन के अकॉर्डिंग समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ये मैंने बहुत बार बताया आपको और बहुत बार आ भी चुका है, तो सभी को पता होना चाहिए। उन्होंने डेफिनिट टेरिटरी की बात करी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी, कम्प्रीहेंसिव कल्चर की बात करी, लेकिन पंचुअलिटी की बात नहीं करी। तो आपको ये तीनों ही रन करने पड़ेंगे। आज ये दिया है, कल कोई भी दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बेतई के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को सही दर्शाता है। तो बेतई का जो सही दर्शाता है वो है वर्ग, जाति और शक्ति सामाजिक स्त्रीकरण के आयाम हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीड के समाजीकरण के सिद्धांत में तकनीकी पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, यानी टेक्नोक्रेटिक बायस का क्या अर्थ है मीड के समाजीकरण में। तो इसका जो अर्थ है वो है राजनैतिक परिवर्तन की बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास, यानी ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की ज्यामिति को विकसित करना ही समाजशास्त्र का कर्तव्य है। तो ये बहुत ही अलग कोटेशन आया हुआ है, और ये कोटेशन जो है वो किसका है, ये कोटेशन है सिमेल का। तो उन्होंने जो फॉर्म्स की बात करी थी उसी पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ते हुए इंटरैक्शन के उसमें ये बात कही है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यता कुलीन तंत्र में बदल जाएगी। तो किसके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यता कुलीन तंत्र में बदल जाएगी। तो ये तो सभी लोग पढ़े ही होते हैं। किसने बात करी है ओलिगार्की की, तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो वो बात करते हैं मिशेल, रॉबर्ट मिशेल। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने यह माना है कि हम किसी 100 के साथ पैदा नहीं होते हैं। हम किसी भी सेल्फ के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक अनुभव और इंटरेक्शन के माध्यम से सेल्फ को डेवलप करते हैं। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात कौन करता है, सेल्फ को किसने आई और मी में बांटा है, और आई कैसे होता है, ऑर्गेनिक होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और मी कैसे होता है, समाज से बनता है, जिसमें जनरलाइज्ड और सिंबॉलिक अदर की बात करी गई, तो हमें दूसरे लोग प्रभावित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रक्रियात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहली बार किसने रखा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शनल थ्योरी की, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पार्सन्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
घुरिये द्वारा बताए गए 6 लक्षणों में नहीं आता है। तो घुरिये की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सभी को पता ही है कि कौन सा है, तो इसमें जो नहीं आता है वो आपको बताना है। तो ये तो हम सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो उन्होंने सेगमेंटल डिवीजन की बात करी, समाज का खंडात्मक स्वरूप की बात करते हैं, फिर हायरार्की की बात करते हैं, विवाह में जाति अंतर्गतता की बात करते हैं, एंडोगेमी की बात करी है उन्होंने, और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, व्यवसायिक स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं बल्कि व्यवसाय के जो अप्रबंधित उसका अभाव होता है, और जीवन साथी चुनने पर भी प्रतिबंध होता है। तो इस तरह से उन्होंने जो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो उसमें विभिन्न वर्गों की नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं और जो विशेष अधिकार होते हैं उसकी बात करते हैं, और उसी के साथ साथ जो वो बात करते हैं वो एक साथ भोजन करने और सामाजिक सहवास पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये 6 विशेषताएं बताई हैं उसमें। ऑप्शन जो आपका है 4 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ साथ इनकी पूरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न कर लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले E.A. रॉस ने सोशल कंट्रोल नामक बुक लिखी थी 1901 में, उसमें किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेरेनडार्फ के अकॉर्डिंग जो अध्ययन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो आपने देखा ही होगा उनकी बुक में, वहाँ से आपको पता चल रहा होगा, क्लास इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण न मानकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति बताया। तो सत्ता की बात कौन करते हैं? सत्ता की बात और कोई भी नहीं करता है, सिर्फ डेरेनडार्फ करते। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा है? तो सेंट साइमन ने जो समाज को देखा है वो जैविक घटना यानी ऑर्गेनिक फेनोमेना के रूप में देखा है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शूट्स ने किन 2 प्रकार के संबंधों में भेद किया है? तो बहुत आसानी से पता है, और मैंने भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है फिनोमेलॉजी में। तो यहाँ पे वी रिलेशन एंड दे रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे? तो जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच की, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आप कंट्रावेंशन यानी प्रतिकूलता। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली हैं तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं। तो ये वाली जो बात है वो किसने कही है? तो ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो ये कहा है इमानुएल कांत ने। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो जो लोम्ब्रोसो का सिद्धांत है वो है बायोलॉजिकल अप्रोच। तो जैविक सिद्धांत है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं यानी बॉर्न क्रिमिनल की बात उन्होंने करी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन और इनकंसिस्टेंसी? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। तो वहाँ से आपको बहुत आसानी से सीधे आंसर्स मिल सकते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है तो आपको पता भी होगा। लेंस की आंसर है। कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको जो आपके बेसिक हैं वो एकदम क्लियर हैं तो आपके आंसर बहुत आसानी से इस पेपर में किए जाते हैं, और अगर किए जा सकते हैं। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है और सोचने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बस वैसे ही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पेपर को सॉल्व करा के। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ और आप लोगों को पेपर कैसा लगा। तो किसकी कमी होती है वो आपको बताना है। तो चलिए सोचते हैं किसकी कमी होती है। तो प्रभाव इसमें होता है, हिस्टोरिकल रूट्स होती हैं, कल्चरल एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन जो सिस्टमैटिक रूपरेखा होती है उसकी कमी होती है। कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में इसकी कमी होती है, क्योंकि प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। हिस्टोरिकल रूट्स भी होंगे तभी तो वो फोक वेज बनेगा, और कल्चरल एक्सेप्टेंस भी होगी, और सिस्टमैटिक थोड़ा सा कम होता है तो इसकी कमी हो सकती है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है उस समाजशास्त्री का नाम आपको बताना है जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं अपितु समाज की परंपरा माना है। तो आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने डेविएंस को व्यक्ति का दोष नहीं लेकिन किसको माना है, समाज की परंपरा माना है। तो वो है लोम्ब्रोसो। तो यहाँ पे आपका नहीं सॉरी हार्वर्ड बेकर, क्योंकि वो समाज को मानते हैं। समाज क्या कर देता है, एक वो लगा देता है कि कलंक कि आप ये हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा। इस तरह से जैसे गॉफमैन बताते हैं वैसे ही विचलन को व्यक्ति का दोषी नहीं लेकिन समाज की परंपरा माना है। तो समाज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे हार्वर्ड बेकर हो जाएगा। जो लेबलिंग थ्योरी की उन्होंने बात करी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया के विश्लेषण के लिए संदर्भ संरचना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात किसने करी, तो बहुत सिंपल है, आपका पार्सन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण को समझने के लिए परिस्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया, तो डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन की जब बात होती है तो WI थॉमस होता है, और ये तो सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो आप देख रहे हैं पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कह सकते हैं, और ठीक है, जिसने अच्छे से मेहनत करी और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी पेपर कहा जा सकता है। नेक्स्ट है इमानुएल दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताती है कि सामाजिक तथ्यों को कम से कम 4 विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है वो आपको बताना है। तो आपको पता है बाह्यता और बाध्यता की तो बात वो करते ही हैं, तो यहाँ पे आपका 1 और 2 होगा ही होगा। इसके अलावा उन्होंने जनरलिटीज यानी सामान्यता की भी बात करी है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। डिपेंडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल, जो व्यक्ति अभिव्यक्ति से निर्भरता है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन जो 3 है वो गलत विशेषता है। हॉबहॉब्स की जो बुक थी सोशल डेवलपमेंट, उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, मेन सब्जेक्ट मैटर, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना। तो उनका जो सब्जेक्ट मैटर था मेन वो था मॉरल प्रोग्रेस, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक किसने लिखी है या किसकी है, तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी तो ऑगस्ट कॉम्ट की है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम और प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो उनके जो उद्देश्य हैं उसमें मानव मस्तिष्क को धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं से मुक्त रखना तो शामिल है, जिसमें वो सेरेब्रल हाइजीन की बात करते हैं। नेक्स्ट सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना भी शामिल है। सामाजिक विज्ञानों में नियमों के वैज्ञानिक अवलोकन को शुरू करना भी शामिल है। सामाजिक घटनाओं के लिए अलौकिक व्याख्याओं को बढ़ावा देना, सुपर नेचुरल को बढ़ावा देना, ये कैसे शामिल हो सकता है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। इमानुएल दुर्खिम ने आधुनिक समाज की विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा, जब मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें कॉमन कॉन्सेंस नहीं होगा, क्योंकि सामान्य जो चेतना है वो नहीं होता है, वो किस में होगा, जो एंशिएंट सोसाइटी होगी उसमें होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्ट के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है। तो जो उन्होंने साइंस का बताया है जिसमें उन्होंने मैथ को सबसे पहले रखा है, और जो सीक्वेंस लगाया है उन्होंने उसमें क्या आधार बताया वो आपको लगाना है। तो विज्ञान के विकास की गति, आम जनता के बीच प्रत्येक विज्ञान की लोकप्रियता का स्तर, वह क्रम जिसमें विभिन्न विषयों में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है, प्रत्येक विज्ञान की खोज का काल क्रमानुसार क्रम। तो आप भी जानते हैं कि काल क्रमानुसार क्रम है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है उन्होंने, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है, तो किस प्रकार का दिया है वो आपको बताना है। तो उनका यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज के जीवात्मक प्रारूप यानी ऑर्गेनिज्म मॉडल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई थी सावयव की पढ़ाई थी, और उसमें
तीनों का नाम मैंने लिया था और तीनों में डिफरेंस भी बताया था कि तीनों का क्या है। तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आपने ध्यान से मेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट और बुक और कॉन्सेप्ट की देखी होगी तो बहुत आसान लगेगा आपको भी पेपर। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनालिटिकल हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अच्छी हैं और कंफ्यूज कर सकती हैं, ईजी भी लगती हैं, लेकिन फिर भी तो पेपर कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा बना था। तो ये इसमें मैंने आपको बताया वो तीनों नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इमानुएल दुर्खिम और स्पेंसर और कॉम्टे। ये तीनों ही समाज को जो सावे है उसके साथ तुलना करते हैं और तीनों ही अलग अलग बात करते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। तो मैक्स वेवर इसमें नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ता है उन समाजों में क्या होता है। तो जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें क्या होगा, उनकी संरचना सरल हो जाएगी या फिर उनकी जटिलता अपरिवर्तित रहती है, उनकी संरचना अधिक विभेदिक और जटिल हो जाती है या फिर उनका संघर्ष और तनाव बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है और विभेदीकृत होता जाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जो बुक है वो किसकी है, तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी बुक है स्पेंसर की। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और मैंने सभी इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं स्पेंसर की वो आपको हर्बर्ट स्पेंसर वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और बहुत ही यूनिक ट्रिक के साथ आपको बुक्स लर्न कराई हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो एक बार उसे जाके देख लेना। और ये वाली बुक 1873 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान टोटेज्म पर अपने कार्य के लिए नहीं जाना जाता है। तो आरपीएससी में ज़्यादातर जो रहता है वो नहीं या फिर नॉट या फिर इनकरेक्ट ज़्यादा रहता है। तो फाइंड आउट करने में तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, और ये बोल्ड भी नहीं मिलेगा आपको, तो कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो टोटम पे दुर्खिम का काम है, मॉर्गन का काम है, और अगर आप देखेंगे तो हाउट का भी काम है, लेकिन टॉनिस का काम नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर संक्रमण का जो कारण है वो क्या है, प्रमुख कारण क्या है। तो जो यांत्रिक से सावयव की तरफ बढ़ेंगे उसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कल्चरल वैल्यूज़ या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर डायनामिक डेंसिटी। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है और ये बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे डायनामिक डेंसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नहीं है, वो आपको बताना है। तो फिर मैंने यहाँ पे कहा कि नहीं है, कहीं गलती से आप नहीं ना देख पाए तो गलत हो जाए, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो कौन सी नहीं है, तो वॉलंटरी कोऑपरेशन जो है वो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लॉस ऑफ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ द स्टेट। तो देखिए इसमें जब आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी आधुनिक समाज की जो विशेषता है वो नहीं है, तो स्वैच्छिक जो सहयोग होता है वो किस में होगा, उसमें या उसमें पुराने वाले में होगा, मॉडर्न सोसाइटी में तो होगा नहीं। तो इस वजह से तो जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तो नॉट को देखना बहुत कंपल्सरी होता है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वही हम बात कर रहे हैं। जैसे जब मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं तो मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, कंपल्सरी कोऑपरेशन होता है, तो वो हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था। और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात होगी तो वहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन हो जाएगा, मतलब अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये इसकी विशेषता है, यहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और फिर जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो होंगे ही होंगे, और आर्थिक स्वायत्ता का हास्य भी होगा।
लेकिन जो राज्य है उसके लाभ है, तो व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं, बल्कि जो व्यक्तियों का अस्तित्व है उसके लिए जो उल्टा हो जाएगा, राज्य का अस्तित्व होता है व्यक्तियों के लाभ के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इन्होंने उल्टा कर दिया, तो इस वजह से ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि नोट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ तो लेते हैं कि नोट लिखा है, लेकिन फिर भी माइंड में वो चीज़ नहीं चल पाती कि क्या कह रहा है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से सवालों को सॉल्व करना है। इमाइल दुर्खीम ने मोरल एजुकेशन में नैतिकता की मूल प्रकृति का परीक्षण किया है। वे नैतिक तथ्यों की 3 आवश्यक तत्वों की प्रस्तावना से अपने विचार को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से जो गलत है, देखा, वो आपको बताना है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत टाइम भी लग जाता है। तो इसमें जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या गलत है, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे नो, डिसिप्लिन, मुझसे भी ऐसे ही नेगेटिव, मैंने बोला ना, दिमाग में तो गलत रहता है, लेकिन फिर भी जो आंसर होता है वो सही वाला ही दिमाग में चलता है। तो अनुशासन हो जाएगा, सामूहिक समूहों से लगाव हो जाएगा, समर्पण और स्वायत्ता। तो यहाँ पे समर्पण जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने भी ऐसे ध्यान ना दिया हो रॉन्ग में और उसमें, तो कहीं गलती से कुछ और बोल दिया हो, तो आप बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो 56 है, मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाओं का समुच्चय तार्किक के बॉर्डर लाइन के निकट है। तो तार्किक के निकट कौन सा है, ज्वैक रैशनल और वर्ड रैशनल, यही दोनों ही है। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत अंधविश्वास के चरण थियोलॉजिकल स्टेज से जुड़ा नहीं है। तो जो थियोलॉजिकल स्टेज से जुड़ा नहीं है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा, तो ये तो आपको पता ही है, थियोलॉजिकल में उन्होंने फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म की बात करी, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, वो नहीं जोड़ा है। इमाइल दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था। तो वो जो उनका अध्ययन आधारित था वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड पे आधारित था। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार अन्वेषक और शिक्षकों को अनुभवजन्य तथ्यों और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संदर्भ में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वैल्यू फ्री की बात करी है ना, तो इस वजह से एम्पिरिकल फैक्ट्स और पर्सनल एविडेंस के संबंध में क्या करना चाहिए, तो उनको सेपरेट रखना चाहिए, यानी उन्हें बिना शर्त के अलग रखना चाहिए। तो 50 जो 9 में जो 2 आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है। तो ये किसने कहा है, तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर होना चाहिए वो दुर्खीम है। मे बी कुछ चेंज भी हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता में जो अंतर है वो क्या है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको जब मैक्स वेबर पढ़ाया था उसमें पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस बताया था, तो जिसने देखा होगा उसका तो कोई डाउट ही नहीं। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये सही ही होगा सबका। तो पावर जो होती है वो क्या बताती है, वो इलेजिटिमेटी बताती है, और जब वो लेजिटिमाइज हो जाती है, उस पर लेजिटिमेशन हो जाता है या कंट्रोल जो होता है वो लेजिटिमाइज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत आधुनिक यूरोप में निवास कर रहे अनेक समूहों की चर्चा सांख्यिकी तथ्यों के साथ करते हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस संदर्भ में उल्लेखित नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें उन्होंने बिजनेस लीडर्स की बात करी, उच्च स्तरीय कुशल श्रमिक की बात करी, और इसी के साथ साथ उन्होंने आधुनिक उद्यम से जुड़े तकनीकी एवं वाणिज्य दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मी की बात करी। गांव में मध्यम स्तर के किसान जो हैं उनकी बात वो नहीं करते, तो ऑप्शन 3 सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है,
मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप में से कौन सा उस सैनिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कर्तव्य और सम्मान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वैल्यू रैशनल एक्शन, यानी व्हाट रैशनल एक्शन। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 किस प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो ये तो सबको ही पता है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख कारक जो है कारक नहीं है? तो प्रमुख कारक नहीं है वो आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो गलत हो सकता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, प्रशासनिक कार्यों का गुणात्मक विकास और जनसंख्या में वृद्धि, ये है इसका कारक। लेकिन नौकरशाही की जो तकनीकी श्रेष्ठता है वो इसका कारक नहीं, वो इसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन मूलतः किन दो पहलुओं में परिवर्तन से होता है? तो ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है, तो ये सही हो सकता है। उन्होंने फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग की संभावित आत्म जागरूकता से वास्तविक आत्म जागरूकता की ओर गति को दर्शाने के लिए किन दो अवधारणाओं के बीच में बात करते हैं? तो मार्क्स की जो अवधारणा है वो आप देख लीजिए, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार अवलोकन का अर्थ बिना मार्गदर्शन खोज जो विविध तथ्यों के लिए हो सही नहीं है। तब उनके मत में किस उद्देश्य हेतु अवलोकन प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा पूर्व प्रारंभिक सिद्धांत के मार्गदर्शन हेतु। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक उद्देश्य से विश्व को देखने हेतु तथ्यों के परिणामों की खोज हेतु और क्या करें क्या ना करें के सामाजिक पक्षों को विकसित करने हेतु, ये तो इससे है ही, लेकिन यहाँ पे पूछा है उससे ना हो, तो इस वजह से ऑप्शन 1 करेक्ट है। कार्ल मार्क्स के पद्धति शास्त्र के बारे में किसने कहा कि भौतिकतावाद सामान्य रूप से वस्तुगत से वास्तविक सत्ता को पदार्थ चेतना संवेदना अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल सत्ता का प्रतिबिंब है सबसे अच्छे रूप में और इसका लगभग सच्चा प्रतिबिंब है। ये कोटेशन किसका है? तो ये काफ़ी अलग कोटेशन है, तो ये कोटेशन आई थिंक लेनिन का है, बट इतना मुझे श्योरिटी नहीं है, तो आप लोग इस पे देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 होना चाहिए। जॉर्ज सिमेल की समाजशास्त्री पद्धति विशेष रूप से ज्ञान के सिद्धांत में किससे प्रभावित हुई है? तो ये जो प्रभावित हुई है वो हुई है हीगल, स्पेंसर, कॉम्ट, मार्क्स या फिर नीत्शे। तो वो हुई है इमानुएल कांट से। तो ऑप्शन 3 सही होना चाहिए। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र के 3 स्वरूपों पर चर्चा की, लेकिन कौन सा उसमें नहीं है वो आपको बताना है। तो जब वो बात करते हैं जनरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, फिलोसफिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं और फॉर्मल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन जो भौतिक समाजशास्त्र है, फिजिकल सोशियोलॉजी है, उसकी बात वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है? तो जो सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप है वो है बेसिक स्ट्रक्चर्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी बुनियादी संरचनात्मक विन्यास। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशंस बुक किसकी है? तो बहुत ही कॉमन है, ये जॉर्ज सिमेल की है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों के समूह का नाम है
जो जुड़े होते हैं। तो जॉर्ज सिमेल के अनुसार ये किससे जुड़े होते हैं? तो अभी आपने देखा ही है, उसमें उन्होंने अंतःक्रिया की बात करी यानी इंटरैक्शन। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशोलॉजिकल राइटिंग जो बुक है, सोशोलॉजिकल राइटिंग्स बुक 2 लोगों की है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये पेरेटो की है। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये पेरेटो की है जो कि पब्लिश हुई है 1966 में। इसी के साथ साथ सोशोलॉजिकल राइटिंग नाम से ही बुक है वेबर की, जो कि पब्लिश हुई है 1994 को। तो ये दोनों ही बुक्स को आप लर्न कर लीजिएगा, सोशोलॉजिकल राइटिंग्स वेबर और पेरेटो। वेबर की जो बुक है वो 1994 में है, पेरेटो की जो बुक है वो 1966 में है। तो ये बुक ठीक है। नेक्स्ट है, पेरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में शेयर के लिए किस शब्द का यूज़ किया है? तो पेरेटो ने यूज़ किया है जो लॉयन है उसके लिए रेंटियर। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेरेटो को। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच निम्नलिखित में से किस कार्य में करते हैं? तो ये तो बुक अभी अभी पूछी ही गई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा हायर एजुकेशन 51 में, उसी को उन्होंने, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेम। तो मनोवैज्ञानिक पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच उन्होंने मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ में की है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध सीखना उदाहरण है। तो जब हम विचलित व्यवहार और अपराध सीखेंगे तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो नेगेटिव सोशलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरेटो के अनुसार कौन सी अवधारणा समाजशास्त्र के लिए प्रासंगिक है लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं? तो ये हो जाएगा आपका समूह या समग्र समाज की अधिकतम उपयोगिता। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग की 2 श्रेणियां क्या हैं? तो उन्होंने गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट की बात करी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑगस्ट कॉम्ट ने जीव विज्ञान एवं समाजशास्त्र में साम्यता का विवेचन किया है। उनके अनुसार जीव विज्ञान में हम शारीरिक संरचना को 3 अवयवों में पृथक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा फ्रेम सही होगा? तो एलिमेंट्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स सही होंगे। तो यहाँ पे जो जैसे कि जो एलिमेंट्स हो गए हैं तो समाज के एलिमेंट्स क्या होगा, फैमिली वगैरह हो गया। और इसी तरह यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे इकाइयाँ हैं, भाग हैं, वो सब मिलके समाज को बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट दिख रहा है कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास का वास्तविक स्रोत तथा मंच है, ये किसने कहा है? सिविल सोसाइटी इज द ट्रू सोर्स एंड थिएटर ऑफ ऑल हिस्ट्री। तो ये कहा है मार्क्स एंड एंजल्स ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में लोमड़ी किस प्रकार की अवशिष्ट चालक का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉयन का भी पूछ लिया है, फॉक्स का भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी सम्मिलन के अवशिष्ट के चालक हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है मार्क्स, वेबर, पेरेटो या फिर सिमेल। तो ये बुक है सिमेल की, और जॉर्ज सिमेल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि जॉर्ज सिमेल को अच्छे से पढ़ लें अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो उनकी बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, और थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग करने की नीड है, क्योंकि शायद यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि इनके और दूसरों लोगों के, जो जिन लोगों ने इनके ही रिलेटेड टॉपिक्स पे काम किया, उसमें क्या क्या डिफरेंस है।
तो ये वाली जो इनकी बुक थी वो कब आई थी? वो आई थी 1892 में। द प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वह संपूर्ण जिसे विश्व इतिहास कहा जाता है के सृजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा मनुष्य द्वारा मानव श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाता है बल्कि सहकर्मियों के साथ सहयोग भी करता है, प्रधानाचार्य को भी रिपोर्ट करता है, अभिभावकों के साथ बातचीत करता है और समाज में योगदान भी देता है। तो इसको क्या कहेंगे? जब एक व्यक्ति कई सारे रोल्स को निभाएगा तो उसे हम रोल सेट कह देंगे। और जब एक व्यक्ति के कई सारे स्टेटस हो जाते हैं, कई सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक तथ्य को समझने के लिए दुर्खिम तुलनात्मक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। कॉम्ट के अनुसार अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था? तो जब वो अलौकिक अवस्था की बात करते हैं यानी मेटाफिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो समाज हो जाएगा वो लीगल सोसाइटी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति अथवा भावनाएं पर्यटकों के अनुसार परस्पर एक दूसरे से विभिन्नताएं रखते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में 6 प्रकारों की चर्चा की और उन 6 प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो उसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है बहिष्करण हेतु मूल प्रवृत्ति। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने श्रम कार्य के क्षेत्र में अलगाव के 4 स्त्री पक्षों का उल्लेख किया है, उसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो गलत है वो है मनुष्य जिन वस्तुओं को उत्पादित किया है उससे मनुष्य का अलगाव। तो ये सही है। उत्पादन की प्रक्रिया से मनुष्य का अलगाव, ये भी सही है। और जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है उससे अलगाव, स्वयं से अलगाव की बात करते हैं लेकिन इनइक्वालिटी की बात नहीं करते। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि भौतिक और सामाजिक प्रकार भाषा रीति रिवाज और धर्म की विविधता के नीचे जो भारत में पर्यवेक्षक को प्रभावित करती है, हिमालय से केप कोमोरियन तक जीवन की एक निश्चित अंतर्निहित एकरूपता अभी भी देखी जा सकती है। तो ये कोटेशन किसका हो सकता है? आई थिंक रिजले होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है। बाकी कोटेशंस पे ज़्यादा तब तक बिलीव नहीं करना है जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, क्योंकि आयोग जो आंसर देगा फाइनल वही माना जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल बुक और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करेक्ट मैच कर सकते हैं। BS गुहा ने 6 प्रजाति प्रकारों की पहचान की लेकिन उनमें से कौन सा नहीं है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कौन सा नहीं है? तो उसमें से द्रविड़ नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। मनु के अनुसार वर्ण संकर के परिणाम स्वरूप कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? तो वो है 16, 36, 57 या 64। तो वो है 57। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अपनी पुस्तक ग्रैंड्रीज के परिचय में कार्ल मार्क्स चिंतन के 2 पलों की विवेचना करते हैं जो उस पक्ष से प्रारंभ एवं समाप्त होते हैं जिसे मार्क्स मूर्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए उन 2 पलों का समुच्चय कौन सा है वो आपको बताना है। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो 2 पल है उनका समुच्चय है, जो सही है वो है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषित। और तो आप ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म एक आदर्श समाज में व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का एक व्यापक सिद्धांत है और इस प्रकार सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण है। तो ये किसने कहा है? तो ये जो डेफिनेशन वो भी बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो सकता है वो RK मुखर्जी हो सकता है। बाकी कोटेशन पे हमें इतना
फोकस नहीं करना है। जब आंसर की आ जाएगी तो हम लोग करेक्ट जो भी चेंज हुआ होगा वो मैच कर लेंगे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म के प्रमुख प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, उन्होंने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म की बात की, लेकिन रचित कर्म की बात नहीं करते। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया? तो बहुत ही वेल नोन है, 1 जनवरी 2015। किसका मत है कि धर्म और अर्थ दो जुड़वा परंपराएं हैं जिन्हें हम भारतीय विचारों के इतिहास में याजकी और लोक परंपराएं कह सकते हैं। ये दो स्तर है जिन पर भारतीय विचार रहता है और कर्म किया जाता है। तो ये जो कोटेशन है वो किसका है? वो है बीजी गोखले का। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में समाजशास्त्रियों में से किसने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है? इसमें एक सहायक सह प्रवाही संबंध हो सकते हैं, लेकिन यह साथ साथ रहने वाले दंपतियों और उनकी संतानों से मिलकर एक विशिष्ट इकाई का निर्माण करते हैं। अगर आप डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में मेरी फैमिली की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है निम्कोफ। परिवार को परस्पर क्रियाशील व्यक्तित्व की एकता के रूप में किसने इसके महत्व पर जोर दिया है? तो वो है बर्गेस। जस्ट मिनट। नेक्स्ट है, मैच करना है आपको। तो ये भी बहुत ही आसान है, मैचिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियोनेकल कब होगा? जब वो खुद अपना घर बना लेंगे। एविंकुलेशन कब होगा? जब माता का भाई होगा, जो माँ का भाई होगा उसके घर पे जब निवास करेंगे तो उसको एविंकुलेकल कहेंगे। और वेरिलोकल तो पता ही है, जब हस्बैंड के घर पे रहेंगी जाके। और एक्सवेरिलोकल क्या हो जाएगा? जब वाइफ का निवास होता है तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैच हो रहा है वो क्या हो जाएगा? 1 में 2 और 1 में 2 केवल एक ही में है, तो ऑप्शन 1 मैच हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा। पॉलिन कोलेंडा के अनुसार भारत के संयुक्त परिवारों की व्यापकता का पैटर्न कैसे निर्धारित किया गया? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और वो जो निर्धारित किया गया था वो विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों की तुलना करके, जिसमें उन्होंने 12 टाइप भी बताए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित ना करते हुए किसी और नाम से बुलाया जाएगा, इनके पापा, उनके पापा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हो जाता है टेक्नोनॉमी। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पिता की तरफ की 5 पीढ़ी और माता की तरफ की 3 पीढ़ी के अंदर विवाह की अनुमति नहीं देता है? तो बहुत ही सिंपल है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 वो नहीं देता है। 106 में है, भारतीय भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत के में नातेदारी के स्वरूपों का वर्णन किसने किया है? तो इरावती कर्वे ने किया है। नेक्स्ट है, A.R. देसाई के अनुसार भारत में आर्थिक विकास में मूल बाधाएं क्या हैं? तो A.R. देसाई के अनुसार जो है मूल बाधाएं भारत में आर्थिक विकास के पिछड़ेपन में, तो वो है विरासत में मिला सामाजिक ढांचा और पिछड़ी निष्ठाएं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है? तो वो है, एक ही छत के नीचे रहते थे, सामाजिक पूजा करते थे और एक ही चूल्हे से बना भोजन खाते थे, लेकिन निजी संपत्ति के स्वामी थे। ये उसका स्वरूप नहीं है। तो 108 में होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है वो क्या कहलाता है? तो जिसमें जन्म हुआ है वो आपको कहलाएगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और जिसमें आप बच्चों को जन्म देंगे वो हो जाएगा प्रोक्रिएशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जिसमें आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ओरिएंटेशन।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल्पनिक नातेदारी फिक्टिव किनशिप का अध्ययन नहीं किया है, वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा लुई डेमो। नेक्स्ट है 1912 में प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वो था स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देसाई के अनुसार भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का प्रमुख जो सकारात्मक प्रभाव है वो क्या था। तो वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैक्स मूलर की धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जाना जाता है, वो है प्रकृतिवाद, यानी ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने ये देखा कि जाति, व्यवसाय और धार्मिक श्रेणी विभाजन के बीच अंतर पाया जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाना या कपड़े धोना जैसे कार्य सब करते हैं, लेकिन जब इन्हें उन जातियों के लोग करते हैं जिनका परंपरागत व्यवसाय यही है, तो यह कार्य अशुद्ध माने जाते हैं। तो ये किसने कहा है। तो मुझे लगता है इसका आंसर ड्यूमो होना चाहिए, ऑप्शन 2। लेकिन आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि कुछ डाउट मैकिंग मेरिट की तरफ जा रहा है। द गोल्डन बाउ जो बाउल बुक है वो किसकी बुक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेजर का। ग्रामीण भारत में बुजुर्गीकरण और सर्वहाराकरण शब्द किस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो वो दर्शाते हैं कृषक वर्ग के विभिन्न वर्गों की ऊपर और नीचे सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राजस्थान जो पंचायत एक्ट था वो पास हुआ था 1953 को। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो सही हो जाएगा 1903। सपिंड बहिर्गमन क्या है वो आपको बताना है। तो वो है ऐसे व्यक्तियों के मध्य विवाह निषेध है जो समान पूर्वजों को साझा करते हैं और साथ में पिंड भी समर्पित करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा विद्यालय युवा जन को समाज के आधारभूत मूल्यों के लिए समाजीकृत करते हैं, यानी स्कूल सोशलाइज यंग पीपल इनटू बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। तो ये डेफिनेशन है पार्सन्स की। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैच करना है। तो इसमें जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो पास हुआ है 1976 को, लेकिन इन्होंने यहाँ लिख दिया है 1973। तो आई थिंक 73 की जगह 76 होगा। बाकी जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो 1961 है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है एक्ट वो है लेबर एक्ट 1970 है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन जो है वो 1979 है। तो सारे ही सही हैं। आंसर 1 2 3 4 सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 1 में क्योंकि इन्होंने मिस्टेक कर दिया है तो हो सकता है इसको डिलीट कर दें, लेकिन ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। जब यहाँ पे बाकी के तो सारे मैच हो रहे हैं पर उसमें 1973 होगा। नेक्स्ट है एलियट और मेरिल के अनुसार किशोर अपराध का प्रमुख कारण क्या है। तो इनके अनुसार जो प्रमुख कारण है वो है अनेक परस्पर संबंधित अवरोधों और पर्यावरणीय कारकों से संयुक्त प्रभाव से ये किशोर अपराध का प्रमुख कारण है एलियट मेरिल के अनुसार। ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार शून्यता के आदेश द्वारा निरस्त किए गए बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्थिति क्या है। तो इसमें सभी उद्देश्यों के लिए वैध है। ऑप्शन 3 सही होगा। आतंकवादी हिंसा और धमकी का प्रयोग मुख्यतः भय उत्पन्न करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए करते हैं। तो ये वाला जो कोटेशन है वो सही है।
लेकिन आतंकवाद हमेशा नैतिक कारणों से उत्पन्न होता है। तो जहाँ ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं ऑलवेज, ओनली, वहाँ पे ध्यान से देखना होता है और आंसर वहीं पे छुपा हुआ होता है। तो ये वाला असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। हमेशा नैतिक कारणों से नहीं होते हैं। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में स्ट्रॉस ने अनाचार निषेध की व्याख्या केवल एक जैविक या अनैतिक निषेध के रूप में नहीं बल्कि इस प्रकार की है। किस प्रकार की है? पितृवंशी कुलों में पुरुष और प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक सामाजिक नियंत्रण तंत्र, विनिमय का नियम जो जैविक समूह को गठबंधन के एक सामाजिक अनुबंध में बदल देता है, जो मार्शल मास की उपहार की अवधारणा पे आधारित था। तो यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। वर्ष 1971 में भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी जनजातियों को शामिल किया गया था? तो वो है 427। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अन्याय शोषण से बचाने की जिम्मेदारी दी गई है? बहुत बार पूछा गया है। 46। नेक्स्ट है, जगन्नाथ पंथी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समूह की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि माइनॉरिटी की बात हो रही है, तो चाहे जगन्नाथ पंथी हो या कोई भी हो, आपको क्या देखना है? माइनॉरिटी। तो इसकी विशेषता नहीं है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी कभी भी डोमिनेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। तो देख लेते हैं, समाज की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व रखना। तो कैसे वो प्रभुत्व रखेगी? तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मानव पूंजी में निवेश के बजाय एक प्रमाण पत्र की खोज बन गई है, क्योंकि लोग उच्च शिक्षा प्रमुखता दूसरों की तुलना में रोजगार में वरीयता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, ना कि अपने कौशल या उत्पादकता में सुधार के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति को नियुक्त किया गया था, किस लिए? वो आपको बताना है। तो उसको नियुक्त किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अपराध को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है? आपराधिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध मूलतः आचरण मानदंडों का उल्लंघन, जिसमें प्रतिबंध शामिल होते हैं, चाहे वो किसी आधुनिक राज्य के आपराधिक कानून में हो या केवल विशेष सामाजिक समूहों के कार्यरत नियमों में हो। बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर लग रहा है वो जो डाउट हो सकता है वो रेकलेस या फिर थर्स्टीन सेरिन में हो सकता है। तो फिलहाल इसमें मुझे डाउट है और आप इसमें सी को आंसर मान सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो किसी को कंफर्म है तो वो कर सकता है, या फिर आंसर की का वेट कर लिया जाता है। जो पॉसिबिलिटी है वो सेलिन की तरफ हो सकती है। झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सतत सामुदायिक विकास के 3 उभरते मुद्दे हैं? तो सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो 3 उभरते मुद्दे हैं वो हैं इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इक्विटी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत के लोगों को 7 नस्ली प्रकारों में किसने बांटा? तो वो बांटा है रिजले ने। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत पहचाने गए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और भागीदारी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया
के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो वो है सहभोजन और सहविवाह। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मैककिब मैरियट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में विभिन्न जातियों के बीच भोजन और पेय पदार्थों का आदान प्रदान किस व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था? तो वो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता के परिणामों में गिडंग्स ने निम्नलिखित में से किस आधुनिकता के प्रमुख विखंडन तंत्र के रूप में पहचाना है? किसको? तो उन्होंने सिंबॉलिक टोकन्स और एक्सपर्ट सिस्टम की बात की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंद्रे बेतेई के अनुसार भारत में जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने और पुनः स्थापित करने में कौन सा तत्व सहायक था? ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा उच्च जातियों का भूमि स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ लैंड बाय हायर कास्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के संदर्भ में विक्षेत्रीकरण शब्द का क्या मतलब है? ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है वैश्विक एकीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व में कमी। गुनार मिडल के ने भारत की आर्थिक कमजोरी का मुख्य कारण क्या पहचाना है? तो गुनार मिडल ने जो पहचाना है वो है पहल की कमी और श्रम के प्रति सम्मान का अभाव। ये है आर्थिक कमजोरी का प्रमुख कारण। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। FG बेली के अध्ययन के अनुसार उड़ीसा के पहाड़ी गांव बीसीपारा में ब्राह्मणों और अनेक जातियों की स्थिति योद्धा जातियों के संबंध में कैसी थी? तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से योद्धा जातियों पर निर्भर थे। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जॉन पाकुल्स्की और मैल्कम वॉल्टर्स के अकॉर्डिंग पूंजीवादी समाजों की स्त्रीकरण प्रणालियां 3 चरणों से गुजरी हैं, लेकिन उसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आर्थिक वर्ग समाज, संगठित वर्ग समाज, या राजनीतिक वर्ग समाज, या परिस्थिति पारंपरिक समाज। तो इसमें हो जाएगा पॉलिटिकल क्लास सोसाइटी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है मॉरिस जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा और कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल, पैथोलॉजी की बात करी, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। बस काम खत्म, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जॉनसन की डेफिनेशन है, मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। जब पेपर सॉल्व कराया तो आपको ट्रिक भी बहुत बार बताई है। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रेखांकित करने के 3 मार्ग बताए। जब हम पूछते हैं संस्थापक पिता ने क्या कहा, तो एलेक्स इंकल्स के अनुसार कौन सा मार्ग संबंधित है? तो संस्थापक पिता ने क्या कहा, तो वो संबंधित है हिस्टोरिकल से। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रायः मास कल्चर शब्द के रूप में यूज़ किया जाता है, या जो सिमिलर है सिनोनिम के रूप में यूज़ किया जाता है? वो है हाई कल्चर, फोक कल्चर, या पॉपुलर कल्चर। तो वो है आपका पॉपुलर कल्चर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं तथा जो संविधियों की व्यवस्था है और जो प्रकट यथार्थ के घटक हैं और जो मानव मस्तिष्क की परिधि से बाहर हैं स्थिति हैं, ये निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा इस मत से संबंधित नहीं है? अगर हम लास्ट का नहीं देखेंगे तो ये सवाल 1 मिनट में गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सोचेंगे सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, रिलेशन की बात होगी, नेडर लगा दो, या बहुत ध्यान से देखा तो ब्राउन मेलेनॉस की स्ट्रक्चर देखा, कुछ भी लगा दो। लेकिन यहाँ लास्ट में जाके पूछ रहे हैं कौन रिलेटेड नहीं है, तो सामाजिक संरचना की बात
किसने नहीं करी है, तो डैरेंडॉर्फ आंसर होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार निम्न श्रम विभाजन वाली पुरानी संस्कृतियों की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे पुरानी जो संस्कृतियों की विशेषता है वो है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बीच में अंतर किया है। तो बहुत बार पूछा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन के बारे में बात किसने करी, तो वो है लेमर्ट। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 18 तारीख को, यानी 18 दिसंबर को 2025 को, वो मैंने आपको करा दिया है। तो ये एक तरह से बहुत ही लेटेस्ट एग्ज़ाम है जो अभी सोशियोलॉजी का जो हुआ है वो आपको देखना चाहिए एटलीस्ट कि कैसा पेपर हुआ है। अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, और सारे लेटेस्ट जितने भी पेपर हैं उनको एक बार लगा कर देखना चाहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो आपको अपने जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो पता चलते हैं कि आपको किस पर काम करना है। लाइक आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं या कुछ थिंकर्स को पढ़ना है जिनके लगातार क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जो भी आपके लिए सही है उस पर काम करना शुरू करिए। और आपके लिए ये पेपर कैसा रहा मुझे ज़रूर बताएं। इसका लेवल आपको कैसा लगा, मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट या फिर इजी या फिर कॉमन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप इस पेपर में कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कितने % करेक्ट किया है, तो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। और आप अगर राजस्थान के हैं तो अपनी कैटेगरी भी मेंशन करें, सो दैट लोग जान पाएँ कि वो सेफ़ है या नहीं। क्योंकि इस बार जो 18% वाला लगा था उसमें काफ़ी लोग बाहर हो चुके हैं, तो बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपके 18% फर्स्ट पेपर में हो रहे हैं और आपने ये पेपर दिया है तो पॉसिबिलिटी है आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो आप अपना अपना स्कोर बताएं, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है या मैंने कुछ गलती से बाय मिस्टेक रॉन्ग बोल दिया हो या रॉन्ग टिक कर दिया हो तो वो भी बताएं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक हो सकती है। और अभी ये कोई फाइनल आंसर की नहीं है, ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आंसर की है। तो अभी आप अपना स्कोर मैच कर लें, चेक कर लें, और ज़्यादातर क्वेश्चंस करेक्ट है, 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है तो उसको हम लोग फाइनल आंसर की आने पे चेकआउट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगा है, 1-2 क्वेश्चन भी आपको लगता है कि सही है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, पेपर सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।